हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, फैकल्टी ऑफ जोलॉजी। और अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ऑर्थ्रोपोडा फाइलम पर पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया था। आज हम ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में पार्ट 3 पर डिस्कशन करेंगे। आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आपने ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के पार्ट 1 को या पार्ट 2 को अभी तक नहीं कंप्लीट किया है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप जब उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत इजीली आज का ये लेक्चर समझ में आएगा, जिसको मैं कह रहा हूं ऑर्थ्रोपोडा पार्ट 3। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्थ्रोपोडा पार्ट 3 को। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिव या यूनिक फीचर्स ऑफ ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में। तो अभी तक हमने जो ऑर्थ्रोपोडा के बारे में सीखा है, जैसे कि उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हमने जाना है। उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट में आपको एग्जाम्पल्स बताया ऑर्थ्रोपोडा के, और वहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को समझा, जैसे कि लाइम्यूलस, लोकस्ट है ना, उसके अलावा मॉस्किटोज है ना, उसके अलावा स्कॉर्पियन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको वहाँ पर याद कराए थे एक शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू। आज हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव या यूनिक फीचर्स ऑफ ऑर्थ्रोपोडा के बारे में। और सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि आपको कैसे याद रहेगा कि ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में आपको किन यूनिक फीचर्स को या किन एक्सक्लूसिव फीचर्स को प्रिपेयर्ड करके ही नीट एग्जाम देने जाना है। तो एक सिंपल सा शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिससे हम ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के सभी इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव यूनिक फीचर्स को आसानी से याद रख सकते हैं। नंबर 1, वो चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम मैंने यहां पर लिखा है हर्म्स, HERMS। तो HERMS यानी कि हर्म्स का कोई ना कोई मीनिंग तो ज़रूर होता होगा। जब ये शब्द मैंने अपने लेक्चर में एज अ निमोनिक्स लिया है तो ज़रूर इसका कोई ना कोई मीनिंग होता होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि हर्म्स का जो मीनिंग होता है उसका सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ अर्थ क्या है। अ स्क्वायर्ड स्टोन पिलर विद हेड ऑन टॉप यूज्ड एज बाउंड्री मार्कर और अ साइन स्पॉट। तो मैं कह सकता हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में कि हर्म्स का मतलब होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि कई ऐसे स्मारक होते हैं, कई ऐसे साइन स्पॉट होते हैं जो एक स्टोन पिलर की तरह होते हैं, लेकिन उनके टॉप वाले हिस्से पर किसी पर्टिकुलर किसी महापुरुष की जो चेहरा होता है उसको प्रॉपरली डिजाइन किया होता है। बस नीचे का हिस्सा जो होता है वो एक पिलर की तरह होता है। आपको अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको फोटोग्राफ्स के थ्रू समझा देता हूं। आपको जो स्क्रीन पर फोटोग्राफ दिख रही है उसमें आप देख सकते हैं कि ये एक हर्म्स का एग्जाम्पल है। इनको मैं हर्म्स कह सकता हूं, जो कि एक प्रकार से स्टोन पिलर्स हैं, स्क्वायर शेप्ड स्टोन पिलर्स हैं, जिनके टॉप पार्ट में आपको किसी पर्टिकुलर बंदे का चेहरा दिखाई देगा बनाया गया। और इनका यूज़ हम लोग स्मारक की तरह, बाउंड्री मार्कर की तरह या साइन स्पॉट की तरह करते हैं। तो आई होप कि आपको अब हर्म्स जो है उस शब्द का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। तो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनके हम एक्सक्लूसिव फीचर को HERMS यानी हर्म्स के थ्रू याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो HERMS में H का मतलब आपको याद रखना है, हम बात करेंगे हैबिटाट के बारे में, यानी यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नीट एग्जाम में, क्योंकि नीट में एक्सक्लूसिव फीचर्स पर जो क्वेश्चंस होते हैं, और एनसीईआरटी ने भी जो क्वेश्चंस कह सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो एच फॉर हैबिटाट यानी कि ऑर्थ्रोपोडा एनिमल्स के हैबिटाट को लेकर दिया है। और लिखा है कि ये एनिमल्स जो हैं वो आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे, ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, और साथ ही आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट में देखने को मिल सकते हैं। ये एरियल भी हो सकते हैं, ये टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि एक्वाटिक में ये मरीन वाटर में रहने वाले भी हो सकते हैं एक्सक्लूसिवली, और ये एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर में भी रहने वाले हो सकते हैं। तो हैबिटाट के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है, और डिफरेंट हैबिटाट में जो रहने वाले ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स हैं उनके एग्जाम्पल भी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ई से हमें क्या याद रखना है तो मैं आपको बता देता हूं। ई से हमें याद रखना है एक्सोस्केलेटन के बारे में, जो मैं पहले भी आपको जनरल फीचर्स में बता चुका हूं कि इनके पास एक काइटिन का बना हुआ रेजिलिएंट, हार्ड या टफ एक्सोस्केलेटन होता है, जो लचीला होता है पर हार्ड होता है, टफ होता है, और ये उनकी आउटर कवरिंग के फॉर्म में उनकी बॉडी पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, इस कॉकरोच के पास भी एक्सोस्केलेटन है जो इसके बॉडी को ऊपर से कवर्ड किए हुए है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि आर से हमें क्या याद रखना है। तो आर से आपको याद रखना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिनका जिक्र किया गया है, तो यहां पर आपको आर से याद रखना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स।
तो गिल्स भी हो सकते हैं इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, बुक गिल्स भी हो सकते हैं इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, बुक लंग्स भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में आपको ट्रैकियल सिस्टम भी देखने को मिल सकता है। तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। एम से आपको याद रखना है वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ऑर्थ्रोपोड एनिमल, डेट इज द मालफिगियन ट्यूब्यूल्स। तो मालफिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। पर ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्थ्रोपोड के पास मालफिगियन ट्यूब्यूल्स के अलावा और कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। आपको कुछ ऑर्थ्रोपोड एनिमल में ग्रीन ग्लैंड देखने को मिल जाएगी, जिस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। यहाँ तक कि कुछ ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स हैं जो कि ग्रीन ग्लैंड और मालफिगियन ट्यूब्यूल्स को एक साथ भी रख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह काम करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एस से आपको याद रखना है सेंसरी ऑर्गन्स, क्योंकि एनसीईआरटी ने बात की है कि ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स के पास आंखें होती हैं, यानी आईज, जो सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। इनके पास एंटीना होता है और इनके पास स्टैटोसिस्ट होता है, और स्टैटोसिस्ट को बैलेंस ऑर्गन भी कहते हैं। और इन सबको एक साथ हम किस कैटेगरी में रख देते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स। तो देखिए कितना सिंपल हो गया हमारे लिए। एच से हैबिटाट याद रखें आप, ई से एक्सोस्केलेटन याद रखें, आर से रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ने होंगे, एम से इनका मालफिगियन ट्यूब्यूल्स जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एस से स्टैटोसिस्ट बैलेंस ऑर्गन हो गया, आईज हो गई, या इनके हम कह सकते हैं एंटीना हो गए। इनको एक साथ मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और एस का मतलब मैंने यहां पर क्या लेकर निकाला है? सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले एच। तो हर्म्स के एच से हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं हैबिटाट के बारे में। और अगर मैं एनिमल्स के हैबिटाट को लेकर स्टडी करूं तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि ये कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपको पूरे संसार में देखने को मिल जाएंगे जो ऑर्थ्रोपोड एनिमल हैं। और मैं बता दूं कि इन एनिमल्स को हम लोग अगर बात करें कि ये हैबिटाट के बेसिस पर कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो ये प्योरली एक्वाटिक हो सकते हैं, यानी कि ये आपको पानी में देखने को मिल सकते हैं। मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर प्रॉन का। और प्रॉन एक ऐसा एनिमल है जो कि फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, मरीन वाटर में भी रहते हैं, यानी कुछ इनकी स्पीसीज मरीन वाटर में रहने के लिए अडेप्टेड हैं, कुछ इनकी स्पीसीज जो है वो फ्रेश वाटर में भी रह सकती हैं। तो अल्टीमेटली मैं इनको ना तो एक्सक्लूसिवली मरीन कह सकता हूँ, ना इनको मैं एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर एनिमल कह सकता हूँ, इसलिए इनको मैंने सबसे पहले एक्वाटिक की कैटेगरी में रख दिया। इनको फर्दर एक्सक्लूसिव मरीन या फ्रेश वाटर कहने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। आपको बता दूं कि ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और ये एरियल यानी कि ये हवा में उड़ने वाले भी हो सकते हैं, एयर में रहने वाले भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ऑर्थ्रोपोड एनिमल का हैबिटाट एक्वाटिक है, तो एक्वाटिक हैबिटाट वाले जो आर्थ्रोपोडा एनिमल हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन भी हो सकते हैं। और मरीन का अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो वो आप पहले से भी ये नाम सुन चुके हैं, जो आपने एग्जांपल ऑफ ऑर्थ्रोपोडा में पढ़ा है, डेट इज द लाइम्यूलस। और मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, लाइम्यूलस को हम लोग दो और भी नामों से जानते हैं। इसको हम लोग किंग क्रैब भी कहते हैं और ये लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्थ्रोपोडा एनिमल का मैं आपको एग्जांपल दूं तो नॉन एनसीईआरटी एग्जांपल आपको याद रखना है, जो है डाफनिया। और मैं आपको बता दूं कि डाफनिया एक नॉन एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, पर आपके लिए ये फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो अगर आपसे पूछा जाता है एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर में रहने वाला आर्थ्रोपोड एनिमल इनमें से कौन है, तो आपको एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है, डाफनिया। अगर चाहें तो याद रख सकते हैं, वैसे ये नॉन एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। टेरेस्ट्रियल ऑर्थ्रोपोडा एनिमल्स को लेकर मैं बात करूं तो बहुत कॉमन से मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल कम से कम आपको दे सकता हूं जो हमारे घरों में हमें देखने को मिल सकते हैं। एक तो हमारा कॉकरोच, और दूसरा मैं नाम लिख सकता हूं यहां पर लोकस्ट, ठीक है ना, या लोकस्टा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि कॉकरोच और लोकस्ट जो हैं उनमें आपको उनका हैबिटाट के बेसिस पर ये टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं। अब मैं बात करूं एरियल यानी कि हवा में उड़ने वाले, तो यहां पर मैं दो एग्जांपल आपको इजीली दे सकता हूं। एक हमारे घरों में हमें देखने मिल जाएगा हवा में उड़ता हुआ, डेट इज द मॉस्किटोज। और दूसरा हम लिख सकते हैं हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खियां। तो हाउस फ्लाइज मतलब घरेलू मक्खी और मॉस्किटोज मतलब क्या होता है? मच्छर होता है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि ये कॉस्मोपॉलिटन है, ये आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। इनके हैबिटाट के बेसिस पर ये एक्वाटिक हो सकते हैं, फ्रेश और मरीन वाटर दोनों जगह पाए जाने वाला आर्थ्रोपोड का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया प्रॉन। मरीन में एक्सक्लूसिवली लाइम्यूलस, फ्रेश वाटर में एक्सक्लूसिवली आर्थ्रोपोड एनिमल जो प्रेजेंट होता है डाफनिया। एंड टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड के एग्जांपल आपको याद रखना है कॉकरोच, लोकस्ट, है ना, आप चाहें तो स्कॉर्पियन का नाम भी याद रख सकते हैं। और एरियल में अगर आपको बोला जाए तो आप मॉस्किटोज और हाउस फ्लाइज का नाम याद रखें कम से कम। अब मैं आता हूं हर्म्स के ई पर, और हर्म्स के ई का मतलब हमने पहले ही आपको बताया था, इसको हम एक्सोस्केलेटन मानेंगे।
और हम सभी जानते हैं कि जो ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स होते हैं उनके पास एक रेजिलियंट यानी कि लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल हार्ड टफ आउटर कवर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन यानी कि काइटिनस एक्सोस्केलेटन, क्योंकि ये काइटिन का बना होता है। और काइटिन क्या है तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, काइटिन एक होमोपॉलीसैकेराइड है। और होमोपॉलीसैकेराइड काइटिन किसके मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है या किन मोनोमर यूनिट से मिलकर बना होता है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं, एन एसिटाइल या एसिटिल ग्लूकोज अमाइन। तो एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन मोनोमर यूनिट है काइटिन की, और काइटिन एक होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल भी है। आपको बता दूं कि काइटिन का या काइटिनस एक्सोस्केलेटन की प्रेजेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो ऑर्थ्रोपोड एनिमल है उनका अर्थ पर आपको सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज वन ऑफ द रीजन की जो ऑर्थ्रोपोड एनिमल है उनका अर्थ पर सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। आपको बता दूं सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्थ्रोपोड एनिमल काइटिन की वजह से कैसे काइटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से कैसे रखते हैं, तो उसका कारण नंबर 1 ये स्टेटमेंट में कई बार आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहां पर पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो आपको याद रखना है, फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूं कि ऑर्थ्रोपोडा एनिमल अर्थ पर सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस रखते हैं, यानी कि सफलतापूर्वक इनकी अर्थ पर उपस्थिति आपको देखने को मिलती है एक भारी संख्या में। उसके पीछे का जो कारण है वो ये कि ये एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन रखते हैं। काइटिनस एक्सोस्केलेटन इनको प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है इनकी बॉडी को, इनके बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को। साथ में आपको याद रखना है कि काइटिन के बने एक्सोस्केलेटन की प्रेजेंस की वजह से ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स वाटर का लॉस कम करते हैं। और जनरली आप देखेंगे टेम्परेचर रेंज जिन जगहों पर ज़्यादा होती है वहाँ पर एनिमल्स में वाटर इवोपोरेट होकर लॉस होता है, लेकिन ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स में वाटर का लॉस कम से कम हो। इसमें ऑर्थ्रोपोड्स की बॉडी के ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है काइटिन का बना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वो वाटर लॉस को रोक रहा है। और आपको बता दूं कि वाटर लॉस को रोक पाने के लिए कैपेबल होने की वजह से ये एनिमल्स ऐसी प्लेसेस पर भी सर्वाइव कर सकते हैं जो रिलेटिवली ड्राई इन्वायरमेंट होते हैं, यानी कि जहां पर पानी की बहुत कमी है, जो ड्राई इन्वायरमेंट है वहां पर भी आर्थ्रोपोडा एनिमल्स आसानी से सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को वाटर में, उनकी बॉडी से वाटर का लॉस जो एवापोरेशन के थ्रू है वो बहुत कम होता है। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड प्रोवाइड करेगा उनको कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो नंबर 1 ये प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा उनकी बॉडी को, ये प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा उनके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को, ये प्रिवेंट करेगा वाटर लॉस को जो जनरली इवोपरेशन की वजह से होता है। और इसकी वजह से जो एनिमल्स हैं वो आसानी से ऐसे इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं जो इन्वायरमेंट रिलेटिवली ड्राई इन्वायरमेंट हो। ये सभी वो कारण है जिसकी वजह से ऑर्थ्रोपोडा एनिमल्स जो हैं उनका अर्थ पर सक्सेसफुल एग्जिस्टेंस देखने को आपको मिलेगा। तो अगला हमारा हर्म्स के लेटर को हम पकड़ते हैं, वो है आर। एच हो गया हैबिटाट, ई हो गया एक्सोस्केलेटन। अब आर से हमें क्या बात करना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं कि इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो आपको 4 डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिल जाएंगे, गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। आपको बता दूं गिल्स जो है वो आपको जनरली ऐसे ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स में देखने को मिलेंगे जो एक्वाटिक हैं, यानी कि मैं यहां पर लिख देता हूं कि गिल्स आर फाउंड इन एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा। तो गिल्स आपको एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा में देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जैसे कि क्रैब, जैसे कि प्रॉन, जैसे कि लाइम्यूलस, या मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में लाइमुलस को नहीं रखता हूँ क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली मरीन है और उसमें आपको देखने को मिलेगा बुक गिल्स। तो अभी मैं फिलहाल बता देता हूँ कि जो गिल्स है वो आपको नॉर्मली एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोडा में देखने को मिल जाएगा, लाइक क्रैब में और प्रॉन में। बुक गिल्स की मैं बात करूं तो ये भी एक्चुअली में एक्वाटिक एनिमल्स में ही देखने को मिलते हैं, पर एक्सक्लूसिवली आपको कुछ मरीन आर्थ्रोपोड एनिमल्स में देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये कहाँ प्रेजेंट होंगे बुक गिल्स, सम मरीन आर्थ्रोपोड्स में। तो कुछ मरीन ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स हैं जिनमें आपको बुक गिल्स देखने को मिलेंगे। बुक गिल्स का कंसेप्ट क्या है तो मैं आपको यहां पर एकदम सिंपल कर देता हूं। एक्चुअली ये ऐसे गिल्स होते हैं जो रिजेंबल करते हैं बुक के पेज की तरह, यानी कि ये गिल्स बहुत ज़्यादा थिन होते हैं और ये रिजेंबल करते हैं पेज ऑफ बुक को। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं रिजेंबल पेज ऑफ बुक। तो इनकी थिकनेस बहुत कम होती है
और इतने ज़्यादा ये पतले होते हैं कि जैसे कि बुक का पेज होता है उस तरीके से इनकी आपको रिजेंबलिंग देखने को मिलेगी, उसी तरह से ये दिखाई देंगे। तो रिजेंबल द पेज ऑफ बुक, इस वजह से इनको बुक गिल्स बोला गया। दे फाउंड इन सम मरीन ऑर्थ्रोपोड, और सम मरीन ऑर्थ्रोपोड में बेस्ट एग्जाम्पल मैं रख सकता हूँ जो हमने पहले भी पढ़ा है हैबिटाट के बेसिस पर, एक मरीन ऑर्थ्रोपोड का एग्जाम्पल दैट इज द लाइम्यूलस। बुक गिल्स की मैं बात करूं तो बुक गिल्स के बुक लंग्स की मैं बात करूं तो आपको बता देता हूं कि मॉडिफाइड बुक गिल्स को ही हम लोग बुक लंग्स कहते हैं, यानी कि मॉडिफाइड होने के बाद बुक गिल्स जो हैं वो कन्वर्टेड हो जाते हैं इनटू बुक लंग्स में। तो बुक लंग्स क्या है, तो मैं कहूंगा मॉडिफाइड बुक गिल्स हैं। और ये आपको कहां देखने को मिलेंगे, तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ये स्कॉर्पियन में आपको देखने को मिल जाएंगे और स्पाइडर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि मकड़ी में। तो इस स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू और स्पाइडर यानी कि मकड़ी, इनमें आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिनको हम बुक लंग्स कहते हैं। बुक लंग्स क्या है, मॉडिफाइडेड बुक गिल्स हैं, ठीक है ना। तो बुक गिल्स ही मॉडिफाइडेड होकर इवॉल्व होकर क्या बने, बुक लंग्स बने। अब मैं बात करता हूं ट्रैकियल सिस्टम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैकियल सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्थ्रोपोड एनिमल स्पेशली इंसेक्ट में आपको जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा दैट इज द ट्रैकियल सिस्टम। तो मैं यहां लिख देता हूं मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 2 बार एग्जाम में आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। तो आपका आंसर होता है वहां पर ट्रैकियल सिस्टम। वहां पर आपको गिल्स नहीं लिखना है, बुक गिल्स नहीं लिखना है, बुक लंग्स नहीं लिखना है। आपको ये चीज बिल्कुल याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है ट्रैकियल सिस्टम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब आपको बता देता हूं कि जो ट्रैकियल सिस्टम होता है वो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में देखने को मिलता है, और जिस कह सकते हैं पोर्स के थ्रू ये आउटसाइड बॉडी के ओपन होता है उसको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। तो ये शब्द भी आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए कि जो ट्रैकियल सिस्टम होता है या जो ट्यूब होती है ट्रैकियल सिस्टम की, वो आउटसाइड द बॉडी ओपन होती है थ्रू द पोर्स, और उस पोर्स को हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। और ज़्यादा आपको डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एनसीईआरटी ने केवल इतना बताया कि इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के फॉर्म में गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम होता है। मैंने आपको चारों चीज़ों के बारे में छोटे छोटे से कॉमेंट्स बता दिए कि गिल्स आपको केवल एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड में देखने को मिलेंगे, जैसे कि मरीन, जैसे कि प्रॉन एंड क्रैब, जो कि फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी रह सकते हैं। बुक गिल्स आपको एक्सक्लूसिवली कुछ मरीन ऑर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जांपल लाइम्यूलस। और इनको बुक गिल्स क्यों कहा गया, क्योंकि रिजेंबल करते हैं ये पेज ऑफ बुक की तरह। बुक लंग्स क्या है, तो मॉडिफाइडेड बुक गिल्स को बुक लंग्स कह दिया जाता है, और ये आपको स्कॉर्पियन और स्पाइडर में देखने को मिलेंगे। लेकिन जितने भी ऑर्थ्रोपोडा एनिमल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स में जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज द ट्रैकियल सिस्टम। इसलिए मैं याद रखूंगा कि मोस्ट ऑफ द ऑर्थ्रोपोड्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा दैट इज द ट्रैकियल सिस्टम, और ऑल ऑफ द इंसेक्ट्स जो हैं वो यही रेस्पिरेटरी ऑर्गन रखते हैं। और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो बॉडी के आउटसाइड ओपन होती है विद द हेल्प ऑफ पोर, और उस पोर को हम लोग क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया स्पाइरेकल्स। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट रेस्पिरेशन में समझ में आ गया होगा। तो आर्थ्रोपोडा के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इतना आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एम से हमें क्या याद रखना है, तो मैंने आपको बता दिया कि हर्म्स के एम से हमें याद रखना है मालफीगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मालफीगियन ट्यूब्यूल्स। और मालफीगियन ट्यूब्यूल्स क्या है, तो इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो जो भी ऑर्थ्रोपोड हैं उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मालफीगियन ट्यूब्यूल्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से आपको जो ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं उनको हम मालफीगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो आपको ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स में देखने को मिलेंगे, जो उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और इस ट्यूब्यूल्स की हेल्प से ही वो अपने बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं आउटसाइड द बॉडी। लेकिन आपको याद रखना है एक और ऐसा नॉन एनसीईआरटी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में, वो है ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड। तो टिप ऑफ द एंटीना में कुछ ऑर्थ्रोपोड ऐसे होते हैं जिनमें टिप ऑफ द एंटीना में, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये अगर एंटीना है तो टिप ऑफ द एंटीना में आपको एक ऐसी ग्लैंड देखने को मिलेगी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करती है। लेकिन ये आपको सभी ऑर्थ्रोपोड में देखने को नहीं मिलेगी, आपको कुछ ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स में या क्रस्टेशियंस में देखने को मिलेगी।
जिसको हम ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड कहते हैं, और उनमें ये एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाली एक ऑर्गन है। तो मैं कह सकता हूं देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर फाउंड इन आर्थ्रोपोड एनिमल। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन विच फाउंड इन मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड एनिमल इज मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, जो कि मैन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली यही नाम उसमें दिया गया है। लेकिन इन सम ऑर्थ्रोपोड्स लाइक क्रस्टेशियंस आपको एक अनदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा, दैट इज द ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड विच प्रेजेंट एट द टिप ऑफ एंटीना। तो ये आपको याद रखना है। अगली चीज हम एस से याद रखेंगे, सेंसरी ऑर्गन। और सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ ऑर्थ्रोपोडा पर अगर मैं छोटा सा डिस्कशन करूं तो आपको याद रखना है कि इनके पास तीन डिफरेंट टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। नंबर 1 एंटीना, नंबर 2 आईज, और नंबर 3 स्टेटोसिस्ट या बैलेंस ऑर्गन। तो इनके पास जो एंटीना होते हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर आपको कुछ ऐसे रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि टच को और स्मेल को सेंस कर सकते हैं। तो बेसिकली एंटीना का फंक्शन ऑर्थ्रोपोड में क्या है, तो मैं कहूँगा ये उनके सेंसरी ऑर्गन है, एंटीरियर बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इन पर प्रेजेंट होते हैं कुछ ऐसे रिसेप्टर जो टच और स्मेल को सेंस कर सकते हैं। सेकंड, इनके पास जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं दैट इज द आईज, और इनके पास कंपाउंड आईज भी देखने को मिल सकती हैं। कुछ ऑर्थ्रोपोड्स में आपको सिंपल आईज भी देखने को मिल सकती हैं। आपको बता दूं सिंपल आईज को एक नाम से जानते हैं, ओसली, या इसको सिंगुलर में हम लोग ओसिलस कह सकते हैं। तो ओसिली या ओसिलस सिंपल आइस का ही एक समानार्थी नाम या शब्द है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है जो आपको याद रखना है। स्टेटोसिस्ट या बैलेंस ऑर्गन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्थ्रोपोड एनिमल्स के पास स्टेटोसिस्ट या बैलेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जो उनको सतर्क कर सकती है उनकी बॉडी में होने वाले किसी भी चेंज के अगेंस्ट। तो मैं सिंप्लीफाइड कर देता हूं कि स्टेटोसिस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन पोजीशन ऑफ एनिमल टू इट्स ब्रेन विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द एनिमल। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं स्टेटोसिस्ट, जो इनके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो ब्रेन को ये बताते हैं कि एनिमल की बॉडी की पोजीशन किस प्रकार से किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, और इसकी वजह से वो एनिमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी का बैलेंस बनाकर रख सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एंटीना उनका सेंसरी ऑर्गन है जिस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो टच और स्मेल को सेंस कर सकते हैं। आईज इनके पास होती हैं जो जनरली विजन के लिए होती हैं, हालांकि ये बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, लेकिन ये कह सकते हैं डिम या तेज लाइट की फ्रीक्वेंसी को इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। सिंपल आईज जो है उनको ओसिली या ओसिलस भी कहा जाता है, जो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। स्टेटोसिस्ट या बैलेंस ऑर्गन, इनमें ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो इनकी बॉडी की पोजीशन में होने वाले चेंजेस को डायग्नोस करके इनके ब्रेन को सिग्नल देते हैं, जिसकी वजह से ये एनिमल्स अपनी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज द रीजन कि इनके स्टेटोसिस्ट को बैलेंस ऑर्गन भी कहा जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको याद रखना है कि एक ऐसा भी सेंसरी ऑर्गन्स है जो आपको मॉस्किटो में देखने को मिलेगा, या कुछ मॉस्किटो के अलावा कुछ अनदर ऑर्थ्रोपोड में भी देखने को मिल सकता है, जिसको जॉन्स्टन ऑर्गन कहते हैं। एंड जॉन्स्टन ऑर्गन प्रेजेंट होता है एंटीना के पास, और ये जो ऑर्गन है बेसिकली वो आपको मॉस्किटो में देखने को मिलेगा जो परसीव करता है वाइब्रेशन को। तो आपने देखा होगा आपके घर में मच्छर जब कहीं बैठा होता है और आप उसको हल्का सा उसके करीब भी जाते हैं, तो जो आपकी बॉडी के मूवमेंट की वजह से वाइब्रेशंस इमिट होते हैं, उतने से वाइब्रेशन से ही मॉस्किटो अपने आप को ये बता देता है कि आप उसके करीब आ रहे हैं उसको मारने के लिए, और वहाँ से उड़कर चला जाता है। तो जो वाइब्रेशन को परसीव करने के लिए स्पेसिफिकली सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो एंटीना के पास प्रेजेंट होते हैं या एंटीना में ही प्रेजेंट होते हैं, उनको हम जॉन्स्टन ऑर्गन कहते हैं। दे आर फाउंड इन मॉस्किटोज। तो ये आपका चौथा सेंसरी ऑर्गन है। हालांकि ये नॉन एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जॉन्स्टन ऑर्गन के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि आपको ये नाम याद रखना है। तो आपको 4 सेंसरी ऑर्गन्स की लिस्ट बना लेना है जो आपको डिफरेंट ऑर्थ्रोपोड एनिमल में देखने को मिलेंगे। नंबर 1 एंटीना, नंबर 2 आईज जो सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। नंबर 3 स्टेटोसिस्ट, और इनको हम बैलेंस ऑर्गन भी कहते हैं। और नंबर 4 आपको याद रखना है जॉन्स्टन ऑर्गन।
सभी के फंक्शंस आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एंटीना का फंक्शन क्या है, इन पर रिसेप्टर्स होते हैं जो टच और स्मेल को सेंस करते हैं। आईज विजन के काम में आती हैं, हालांकि ये स्पष्ट तरीके से देख नहीं सकते हैं, पर लाइट की फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ये अपने आप को सतर्क कर सकते हैं। स्टैटोसिस्ट का काम होता है कि ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं ब्रेन को ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बॉडी में होने वाली पोजिशनल चेंज को जज करने में हेल्पफुल होती है, जिसकी वजह से एनिमल्स अपनी बॉडी का बैलेंस बना सकते हैं। एंड जॉन्स्टन ऑर्गन्स जो है वो कुछ ऑर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलते हैं, लाइक मॉस्किटोज, जो वाइब्रेशन को परसीव कर सकते हैं और एनिमल को जो है वो ज़्यादा कॉन्शियस बना सकते हैं। तो आई होप कि आपने हर्म्स के थ्रू वो सभी एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अब याद रख लिया है ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो मैंने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में जितना भी आपको ऑर्थ्रोपोडा के बारे में बताया, वो सब कुछ या तो NCERT को बिलोंग करता है या फिर वो वह मटेरियल है, वो कंटेंट है जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में इस फाइलम से पूछा गया है। तो अगर आप इस फाइलम को लेकर 100% श्योर होना चाहते हैं कि आपसे हर क्वेश्चन बने, तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको केवल इन तीनों लेक्चर्स में जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। तो आशा करता हूं कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।